नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीसीडब्ल्यू परिवार में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, एईडीओ के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, तो आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है। हालांकि आप इतना भी समय मत मान के चलिए कि 3-4 महीने का समय मिलेगा। जो भी 15 दिन 1 महीने का समय आपको मिल रहा है, आप उसका पूरा यूटिलाइज करिए। उसके साथ ही हमारे संस्थान के द्वारा ये अग्निपथ, ये जो सिमुलेटर वाला ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये टेस्ट 2 टेस्ट इसमें कराए जाएंगे। पहला टेस्ट जो है वो 4 जनवरी को कराया जाएगा और दूसरा टेस्ट जो कराया जाएगा वो 11 जनवरी को कराया जाएगा। इस एग्जाम का मोटिव ऐसा है कि जिससे आप अपने परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं इस तैयारी को जांच सकें, मतलब टेस्ट कर सकें कि आप कितना तैयार हैं। एकदम हूबहू वैसे ही पेपर होंगे जैसे कि एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 51 रुपीज़ रखी गई है केवल। तो ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई प्राइस भी नहीं है कि आपको असुविधा हो इसके लिए। तो आप एक बार विचार कर सकते हैं जरूर से। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दोनों मोड पे कराया जाएगा और पटना सेंटर पे अवेलेबल है अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो। बाकी की जो भी जानकारी है आप सेंटर से या फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। आगे आपको कोई भी असुविधा होती है तो इसके लिए हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट को। आज देखते हैं किस तरीके की चीज़ें आपके सामने आज आने वाली हैं। देखिए, क्वेश्चंस का स्तर जो है वो अच्छा रखा गया है। आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, नए नए डायमेंशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया एक बार कमेंट करके आप बताया करें कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। उसके साथ साथ आपका अपना स्कोर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें से 2 4 10 15 20 लोग ही साझा कर रहे हैं अपने स्कोर, तो ये गलत बात है। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बता दिया करें, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है, अब लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। What was the name of a girl who remained unmarried throughout her life in Vedic times? जब वैदिक टाइम्स की बात करते हैं तो देखिए, वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो वैदिक काल हैं यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ की बात करें, सिक्ता, सिक्ता, माजू, अघोसा और अमाजू। तो जो अमाजू की बात करते हैं, इसका मतलब होता था कि जिसका विवाह आजीवन, जिसने विवाह न किया हो वो महिला, ठीक है, वो कन्या। तो बात ये है यहाँ पे कि उस गर्ल की बात हो रही है जो लाइफ टाइम शादी नहीं करने वाली है। ठीक है, जिसकी मैरिज नहीं होने वाली है, तो ये है अमाजू। लेकिन बाकी की चीजें देखिए, ये सब वेद में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन इन सब के अपने, जैसे सिक्ता की बात करें तो ये एसआई से संबंधित है, मतलब सिलिकॉन से संबंधित है। अघोषा की बात करें, जो पूरे तरीके से घोषित न किया गया हो उससे संबंधित है। यहाँ पे अमाजू है। इसी के साथ हमने अभी आपको कुछ टर्म बताए थे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे वैश्य शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त के 10.9 ऋचा जो है उसमें क्या है, वैश्य शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, और इस ऋग्वेद के कई ऐसे क्या है उपनिषद हैं जिसमें पुनर्जन्म के बारे में, खाली आप इतना जानिए, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, रीबर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। पूछा जा सकता है कब है। ऋग्वेद के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि इसमें लोहे के उपयोग को नहीं बताया गया है। लोहे के उपयोग को मतलब इसको क्या कहते हैं, इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसमें आयरन का इन्वेंशन नहीं हो पाया था, उपयोग नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कट कर दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही ये सारी चीजें आप देख लें एक बार। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या है उसको क्या कहते हैं, बताइएगा आप। होत्री कहते हैं कि क्या कहते हैं पढ़ने वाले को, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप। ठीक है, ये थी सारी चीजें। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौटिल्य मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कौटिल्य सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं है। राजा, दुर्ग, नीति और कोस। तो देखिए, राजा तो है, दुर्ग भी है, कोस भी है, लेकिन नीति नहीं है। क्या, नीति नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नीति नहीं है यहाँ पे। जब आप बात करते हैं इसमें किस किस किसकी बात की गई है, तो देखिए मुख्य लोग कौन कौन से थे। राजा मतलब स्वामी, जिसको कहा गया है स्वामी। ये अर्थशास्त्र में इन चीजों का जिक्र किया गया है, स्वामी।
फिर कौन है? अमात्य। ठीक है, अमात्य। जब अमात्य के बारे में फिर दिया गया है मित्र, दंड। देखिए ये इस तरीके से ही दिया गया है। फिर दिया गया है दुर्ग, दुर्ग, कोस। ठीक है, कोस। अब कितने हो गए टोटल? यहाँ पे काउंट करिए। एक राजा हो गया, स्वामी जिसको कहते थे। अमात्य मतलब आप सभी जानते हैं कौन था? गुरु था। मित्र का मतलब आप सभी जानते हैं, दंड। दंड का मतलब भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, दुर्ग का मतलब भी आप सभी जानते हैं, कोश, दंड, फिर मित्र। नीति शब्द का यहाँ उपयोग नहीं किया गया है, इस बारे में आप जान लें। एक जनपद भी है, क्या है? जनपद, जनपद। यहाँ पे कुल 7 नंबर अभी आपको दिख रहे होंगे, यही टोटल दिए गए हैं। इसमें नीति शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं। अब यही कमेंट करके बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी से इनका रिलेशन रहा है। वो नालंदा थी, तक्षशिला थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे भी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट संगम? प्रथम संगम की बात करें, देखिए संगम एज का मतलब होता है 300 बीसी टू 300 सी। ठीक है, इतने टाइम फ्रेम की बात यहाँ पे हो रही है। और ये जैसे तोलकप्पियर है, ये तो सेकंड वाला है। नक्रीरर है, ये तो थर्ड वाला है। शिल्पकारु इसका, ये तो मतलब तोलकप्रिय और नक्रीरर। उसके बाद अगर बात करें शिल्पकारों की, तो ये तो बहुत लास्ट में थे। अगस्त ऋषि एक तरीके से किंवदंती भी है, लेकिन कुछ किताबों में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि प्रथम प्रथम जो संगम था उसके अध्यक्ष थे कौन? अगस्त ऋषि। आइए कुछ जानकारी इसके बारे में जानते हैं, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम कम है। क्षेत्र की बात करें तो कहां से संबंधित है? दक्षिण भारत। ठीक है, और मुख्य रूप से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, संगम का अर्थ क्या है? कवियों और विद्वानों और साहित्यकारों का सम्मेलन। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं जहां जरूरत है। द्रविड़ सभ्यताएं और तमिल संस्कृति की बात है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आते हैं जहां पे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं? तमिल परंपरा के कुल 3 संगम को क्या कहते हैं? मछुंगम। अगर कभी पूछ दे मछुंगम शब्द का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए संगम काल के जो 3 संगोष्ठी हुई थी उसी से संबंधित है मछुंगम। ठीक है, जो 3 सिटिंग हुई थी उसी से रिलेटेड है। 3 सिटिंग्स रिलेटेड विद द मचुंगम ओनली। ठीक है, तो इनका वर्णन जो किया गया है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला कौन है? मदुरै में हुआ था, ऋषि अगस्त के बारे में, और इसका कोई ग्रंथ अभी तक नहीं मिल पाया है। सेकंड वाले की बात करें तो कपाटपुरम की बात यहाँ पे होती है, तोलकाप्पियम की बात हो रही है। तृतीय की बात करें तो मदुरै में हुआ था, और नक्करीरर जैसे विद्वान इससे संबंधित थे। आगे देखते हैं संगम साहित्य का प्रमुख तथ्य क्या है। देखिए अगर बात करें 473 से अधिक ऐसे पोएट्स रहे हैं जिसमें से पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं की क्या है इस स्थिति, मतलब अगर आप बात करें वुमेन्स के बारे में, अगर आप वुमेन्स के बारे में बात कर लें तो वुमेन्स के बारे में जो संगम साहित्य था ये बहुत ही क्या था? डेवलप्ड था, मतलब एक तरीके से अपलिफ्टेड था, इसको अपलिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कवि हैं और रचनाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ऋषि अगस्त्य संगम प्रथम संगर से, तोलकप्पियर ये क्या थे? ये सेकंड से रिलेटेड हैं, और तोलकप्पियम इन्होंने लिखा है। तोलकप्पियार इन्होंने लिखा, तोलकप्पियम है। नक्कीरीडर की बात करें तो तृतीय से रिलेटेड थे, थर्ड थर्ड संगोष्ठी मतलब थर्ड सिटिंग से रिलेटेड थे, और ये अध्यक्ष भी रहे और प्रसिद्ध कवि भी। इलांगो आदिगल, फिर सितैले सतनार और तिरुवल्लर, ये सब चीजें पूछ सकते हैं संगम से रिलेटेड। ठीक है, और इसके कुछ कुछ कुल 4 ऐसे वर्गीकरण हैं, और ब्लास्ट में इसके 2 वर्गीकरण किए गए, एक अकम और दूसरा पुरम। एक अकम और दूसरा पुरम। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये सब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हु कंपोज द टेक्स्ट लाइक कर्पूर मंजरी, बाल भारत, हरविला, ईटीसी। अब हरविलास और कर्पूर मंजरी और बाल भारत किसने लिखा है? तो जब बात करते हैं इसकी तो इसको लिखा है राजशेखर ने। ये महेंद्र पाल के दरबारी थे, महेंद्र पाल के दरबार में रहा करते थे राजशेखर, इन्होंने ही लिखा था। अब कुछ यहाँ पे और भी जानकारी है जिसके बारे में देख लेते हैं हम। जैसे किसने किसने लिखा था? कर्पूर मंजरी राजशेखर, बाल भारत राजशेखर, हरविलास राजशेखर, और विद्वसाल भंजिका राजशेखर।
काव्य मीमांसा राजशेखर, भुवन कोश राजशेखर, त्रिष्टिसला का पुरुष चरित्र हेमचंद्र, परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट वर्मन किसने लिखा? हेमचंद्र। और दशक रूपक की बात करें तो धनिक ने लिखा। किसने लिखा? धनिक ने लिखा। ठीक है, अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ कोड। अब देखते हैं कौन सा सही है, मतलब अशोका के अभिलेख के संदर्भ में। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फाब्रू लिखा है, फाब्रू इंस्क्रिप्शन इज द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है, लॉन्गेस्ट नहीं है। हालांकि इसमें जो इसके डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं वो बहुत लॉन्ग हैं, लेकिन वो लॉन्गेस्ट नहीं है। और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये गलत हो गई। फैब्रू इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट अशोका बिलीव्ड इन बुद्धिज्म। हाँ बिल्कुल सही बात है। द ओनली कौसाम्बी स्मॉल पिलर इंस्क्रिप्शन गिव द नेम ऑफ अशोकास वाइफ करुवाकी और सन तीवर। बिल्कुल सही बात है, वहीं पे उनके दान देने की बात कही गई है। ठीक है, फोर्थ क्या है? अशोका ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत। सही बात है। एंड ही गॉट द इंस्क्रिप्शन इंगर्व्ड इन प्राकृतिक लैंग्वेज ओनली, प्राकृत लैंग्वेज ओनली। तो इनकी भाषा तो जरूर थी प्राकृत, और इन्होंने प्राकृत भाषा में मैक्सिमम अपने जो शिलालेख थे उनको क्या कराया था? खुदवाए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और भी जान लीजिए, जो प्राकृत भाषा थी वो जनमानस की भाषा थी, इसीलिए प्राकृत का यूज किया गया था। क्योंकि गांधारी प्राकृत, फिर सामान्य प्राकृत, कई प्राकृत भाषाएं भी अलग अलग थी, उनका यूज किया गया था। तो ये वाली बात सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और इसमें से कौन सा बताना है कि सही कौन सा है? तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, प्राकृत। लेकिन अगर कुछ टर्म में इसको देख लें, जैसे अगर आप कुछ टर्म में इसको देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या है वो चीज? कि देखिए, जो कौसाम्बी का स्तंभ लेख था कारुवाकी तथा पुत्र तिवर, ये इनका उल्लेख तो मिला है दान देने में, लेकिन इसके बाद भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां से इसका उल्लेख मिला है, इसलिए पूरी तरीके से ये सही नहीं हो सकता है। क्योंकि यहां पे दे रहा है केवल इसी से मिला है, एकमात्र, लेकिन एकमात्र ये नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और अशोक की जो राजभाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है, उसने अभिलेख प्राकृत भाषा में खुदवाए, ये भी बात सही है। लेकिन केवल यही भाषा नहीं रही, जैसे कहीं तो थोड़े बहुत संस्कृत का भी, संस्कृत में भी मिल जाती है बहुत थोड़ा सा, और यूनानी भाषा, संस्कृत तो थोड़ी बहुत ही मिलती है, मतलब नाम के बराबर, इसको अगर आप नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन यूनानी भाषा में भी मिलती है ठीक ठाक। तो एक तरीके से ये कहने वाली बात है कि यहाँ पे दो, पूरी तरीके से तो केवल दो सही है, 3 और 4 में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, सॉरी 2 केवल। मैच लिस्ट 1 एंड 2, देखते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। रिगार्डिंग द वेरियस mathas established by Shankaracharya and the deities dedicated to them, and select the correct answer using the code below। देखते हैं, तो ज्योतिष पीठ की बात अगर करें तो ज्योतिष पीठ कौन थी है? ये वही ज्योतिर्मठ की बात हो रही है। कहाँ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? विष्णु भगवान से। जब श्रृंगेरी पीठ की बात करते हैं तो शिव जी से रिलेटेड है। और जब गोवर्धन पीठ की बात करते हैं तो गोवर्धन पीठ मतलब उड़ीसा की बात हो रही है, बलभद्र जी और सुभद्रा जी मतलब जगन्नाथ जी की पूजा होती है। और शारदा पीठ की बात करें तो कृष्ण जी की पूजा होती है, द्वारका से संबंधित है। ठीक है, तो ये था 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी वाला सही है यहाँ पे। Which of the following is the first tomb in India built in pure Islamic style? अब इस्लामिक स्टाइल का मतलब क्या है? इस्लामिक स्टाइल का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। पहली बात है कि उसमें डोम हो, डोम हो, मेहराब हो, मेहराब हो, आर्क्स, आर्क्स हो, ठीक है। इसी को कहते हैं एक तरीके से, इतना जानिए, ठीक है। मतलब जाली, जाली जो नेट जैसा बनाया जाता है, जाली, उसी उसी से रिलेटेड है ये। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या होता है, तो और होते हैं जैसे मेहराब हो गया, डोम हो गया, और कुरान के आयत, आयत क्या हो? आयत की लाइन वहां पे लिखी हो, ठीक है, कुरान के आयत की लाइंस वहां पे लिखी हो। तो ये कुछ इसके क्या है, इस्लामिक स्टाइल के अपने कुछ तरीके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से हैं। बाबर का मकबरा, ये भारत में है ही नहीं, और ये भारत की ही बात हो रही है, ठीक है। बलबन का मकबरा, नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा लगभग
13वीं शताब्दी में सबसे अर्लीस्ट में हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत इंडियन स्टाइल भी मिलती है। ठीक है, इंडियन स्टाइल भी देखने को मिल जाती है क्योंकि वो एक मंदिर को अधिग्रहित करके बनाया गया था। तो ये वाली बात भी नहीं होगी और ये वाली बात भी नहीं होगी। इल्तुतमिश का मकबरा ये भी नहीं होगा। बलबन का मकबरा जो है उसी को माना जाता है, बलबन के मकबरे को, कि बलबन का मकबरा ही क्या है, फर्स्ट ऐसा इस्लामिक स्टाइल वाला मकबरा है। हु रोट द म्यूजिकल पोएट पोयम नेम कजरी। अब म्यूजिकल पोएट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जब चंडीदास की बात करते हैं तो ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने क्या किया था, ये वेस्ट बंगाल के पोएट हैं जिन्होंने कजरी और संगीत जैसा वो नहीं लिखा है। विद्यापीठ की बात करें तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मैथिली कुक्कू, मतलब मैथिल कोकिल इनको कहते हैं, मतलब मैथिल कुक्कू। ठीक है, मैथिल कुक्कू। वैसे मैथिल कुक्कुल से ज़्यादा जरूरी ये है कि मैथिल कोकिल आप याद रखें, क्योंकि यही लिखा रहता है, कुक्कू जैसा शब्द है नहीं, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है, मैथिल कोकिल हो सकता है ऐसे ही इंग्लिश में भी लिख दे, तो आप इसको ध्यान में रखें। फिर दामोदर की बात करें तो ये भी नहीं है। रिलेटेड किससे है, इन्हीं से रिलेटेड है, कजरी। कजरी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है, कजरी नामक संगीत, तो आप इसको ध्यान में रखें। और वली दक्कनी की बात करें तो ये दक्कनी संगीत के लिए जाना जाते हैं, डेक्कन, डेक्कन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, डेक्कन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, मिस्टिकल टेंडेंसीज एंड मूवमेंट इन इस्लाम आर कंसीडर्ड एज सूफिज्म एंड तसव्वुफ। अब देखते हैं तसव्वुफ और सूफीज्म, अगर रहस्यात्मक और प्रवृत्तियाँ जो इसकी प्रवृत्ति रही है और आंदोलन को सूफी मत या तवस्सुम माना जाता है, तो ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि कट्टरपंथी से हट के जहाँ उसके लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसी से जन्म जन्म लेता है क्या, सूफी मत और तवस्सुम। ठीक है, अब देखते हैं। द फर्स्ट नोन सूफी सेंट हसन बासरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लगभग जो इस्लाम था वो 610 बीसी के आसपास क्या हुआ था, इसका ईस्वी के आसपास, एडी के आसपास इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और फिर वहाँ से क्या, हसन बासरी जो थे, इन ये इसके पहले सूफी संत ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। हु सेड दैट दिन इलाही वाज अ सिंबल ऑफ अकबर स्टूपिडिटी एंड नॉट विजडम। देखिए, दिन इलाही की बात जब होती है तो दिन इलाही मतलब कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। फैक्ट, पहला फैक्ट क्या है, 18 सॉरी 1582, 1582 पहला फैक्ट, ठीक है, के आसपास डेवलप किया गया था इसको। दूसरा फैक्ट है, दूसरा फैक्ट है कि इसमें अबुल फजल, बीरबल, एक तरीके से जो रॉयल लोग थे उन्हीं से रिलेटेड रह के रह गया, अबुल फैजी और राजकुमार सलीम, सलीम, इतने लोग थे जिनका संबंध बताया जाता है कि इससे रहा है। हालांकि टोटल 19 लोग के आसपास इसको स्वीकार किया था लोगों ने। दीन इलाही एक नया धर्म था जिसमें विभिन्न धर्मों के अपने इथिकल वैल्यूज को मिला के एक नया धर्म बनाया गया था। ठीक है, एक नया रिलीजन बनाया गया था। अब यहाँ पे बात करें कि कौन मूर्खता का प्रतीक, किसने बताया, तो ये विंसेंट ने कहा था। किसने कहा था, विंसेंट ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। The cabinet mission arrived in Delhi 24th of March 1946। और अगर क्रिप्स की बात करें कब आया था, तो क्रिप्स कब आया था, क्रिप्स आया था 22 मार्च 1942 को। ठीक है, 22nd ऑफ मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली आया, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन के बारे में इन पे विचार करना, ये नीचे दिया हुआ है ना, थोड़ा सा कट गया है। फिर बात करें, इट्स चेयरमैन वाज लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, its other member were A.V. Alexander, president of the board of the trade, and Stafford Cripps, naval minister। इसके जो अन्य सदस्य थे उनके बारे में भी दे रहा है, तो कौन रहे इसके अन्य सदस्य, इसके अन्य सदस्य जो थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स नौसेना मंत्री, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, हाँ तो ठीक तो है। तो इसके जो सारे कथन हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सही हैं।
लेकिन जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड नहीं थे, ये नौसेना मंत्री थे। तो ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है, सदस्य तो थे लेकिन एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो 1 और 2 विल बी करेक्ट हियर, ठीक है, सी वाला। Autobiography of an Indian pilgrims in the autobiography of whom among the following, किसका था ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग लाइफ कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी की, कैसे फिर वो आगे की अपने कड़ी को जोड़ते चले गए, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। Who among the satyagrahis of the first phase of Mahatma Gandhi individual satyagrah was sentenced to 4 months? अब देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण के सत्याग्रहियों में से 4 माह की सजा किसे हुई थी। देखिए जब इंडिविजुअल मूवमेंट की बात यहाँ पे करते हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह की जब बात होती है तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या है वो, पहले जो इसको एडॉप्ट करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे विनोबा भावे, विनोबा भावे, ठीक है, कौन थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। ये 3 लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं तो आपको पहले यही पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसको 4 महीने की सजा हुई थी, विनोबा भावे को तो वर्धा में ही पकड़ लिया गया था, महाराष्ट्र के पास वर्धा में ही, वहां पे क्या हुआ था, इनको पकड़ लिया गया था लेकिन 4 महीने की सजा नहीं हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को हुई थी 4 वर्ष की सजा, ठीक है, किसके लिए, इसी के लिए। अच्छा क्यों किया गया था ये किया गया था 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया गया था इसको, महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र के एक आश्रम से स्टार्ट किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को उनके बिना अनुमति से ही कराया जा रहा था, उसी के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये क्या था, एक अहिंसा वाला मतलब एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअल स्टार्ट किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को ये किया गया। आगे चलते हैं, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया, कब किया गया था। एक्चुअली मुस्लिम लीग ने ऐसा डिमांड किया था कि एक क्या हो, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इलेक्टोरल सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। उसी के आगे चलने के बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद क्या किया गया, 1909 में एक एक्ट लाया गया, कौन सा, मार्ले मांटे मेरलो एंड मांटे, ठीक है, मंटो। ये जो सुधार था, ये रिफॉर्म था, ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था 90 काउंसिल एक्ट को ही कहते थे, क्योंकि उस समय यही लोग क्या थे, सचिव थे, ठीक है, सचिव थे। और मतलब इसी से रिलेटेड था, इसीलिए इस नाम को क्या रखा गया यहाँ पे, मार्ले एंड मिंटो। उसके बाद इसी में क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत की गई, जहाँ पे मतलब एक तरीके से रिलीजन वाइज जो उनके वोट थे उनको बांट दिया गया था। तो ये इसी से रिलेटेड है 909 से, ठीक है, 909 से। उसके बाद अगर बात करते हैं 1919 की मतलब 1919 की बात अगर कर लें तो इसमें द्वैध शासन की डायरर्की की बात की गई है, ठीक है, डायरर्की की बात की गई है, तो इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। Who started the publication of Free Hindustan newspaper in America? किसने स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था, तारकनाथ ने। कब स्टार्ट किया था, 1908 में। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैंकूवर 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 में स्टार्ट किया था, ठीक है, वैंकूवर में स्टार्ट किया था इन्होंने। आगे चलते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पब्लिशर ऑफ अल नवाद, सपोर्टर ऑफ द देवबंद मूवमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम 1940 टू 1946? कौन था, अबुल कलाम आजाद। कौन था, अबुल कलाम आजाद। सबसे पहले देखिए अबुल कलाम आजाद के बारे में 1923 में 35 ईयर के थे ये, तब 35 ईयर के थे ये। और तब इनको क्या बनाया गया था, कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनाया गया था। कब, 1923 में। और ये कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था।
अब यहाँ बात करें इनके बारे में और, तो ये क्या है, ये देवबंद मूवमेंट से भी रिलेटेड हैं। और 1940 से लेके 46 तक कौन था अध्यक्ष कांग्रेस का, वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, अल नवदाह प्रकाशक। फिर इसके बारे में आप ध्यान में रखिए कि इसका भी प्रकाशन इन्होंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर इन 1925? कौन सी घटना 1925 में नहीं हुई? काकोरी कांड हुई थी। कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। मैंने कई बार बताया है आपको, अगस्त में कौन सी डेट थी, डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अलेक्जेंडर मुंडेमन कमेटी का गठन, ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में किया गया था इसका गठन, सितंबर के आसपास किया गया था इसका गठन। और 1925 में इसने रिपोर्ट दी थी, लेकिन गठन तो इसका 1924 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करें तो 27 सितंबर 1925 को किया गया था, ये भी नहीं होगा। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका भी दिसंबर 1925 में गठन किया गया था, ये भी नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू बिकेम द मेंबर ऑफ स्किन कमेटी, ये भी 1925 में ही हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही है वो क्या है, मुंडेमन कमेटी। किस लिए किया गया था? 1919 के जो इसमें जो डायरेक्की के बारे में क्या किया गया था, इनको डायरेक्की के बारे में इन्होंने रिसर्च करना था, उसी रिसर्च के बारे में इस कमेटी का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस गिवन बाय द महात्मा गांधी वाज टेकन फ्रॉम हुज बुक? देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा जो तय किया गया सविनय अवज्ञा विचार था, वो किससे लिया गया था? वो एक बुक थी, कौन सी बुक? ऑन सिविल डिसोबीडियंस, ऑन सिविल डिसोबीडियंस। और इसी से रिलेटेड रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड नहीं है कुछ और, इसी से इन्होंने, इनके मन में ये विचार आया था। ये ऑन सिविल डिसोबीडियंस, ऑन सिविल डिसोबीडियंस, ये बुक क्या कहती है? ये बुक कहती है कि एथिक्स विल कम बिफोर लॉ, इथिकल वैल्यू ऑलवेज कम बिफोर लॉ। तो जो इथिकल वैल्यू है वो लॉ से पहले आ जाता है, ये कहती है ये बुक। ठीक है, इथिकल वैल्यू विल कम बिफोर लॉ। ठीक है, इथिकल वैल्यू कम्स बिफोर लॉ। तो यहाँ पे ये बात आप जानिए कि इथिकल वैल्यू के बारे में ही ये बात की गई थी, और नैतिकता जब कानून से ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे इसके बारे में विचार किया गया था। हालांकि इन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया था गांधी जी ने। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, हेनरी डेविड थोरियो, इसके क्या थे? हेनरी डेविड थोरियो, यहाँ थोरू लिखा है, थोरियो इसको पढ़ेंगे। थोरियो ने ही ये बुक लिखी थी। जॉन रस्किन की बात करें तो ये सर्वोदय का सिद्धांत था, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया था? जॉन रस्किन की बुक से लिया गया था, जॉन रस्किन की बुक से लिया गया था। ठीक है, अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, यही उनकी बुक का नाम था, जॉन रस्किन के, इसी से लिया गया था। आगे चलते हैं। Which statement is not correct in the context of Dr. राजेंद्र प्रसाद? कौन सा सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। On Gandhiji's appeal to boycott foreign goods, he got his son मृत्युंजय प्रसाद एडमिशन विदड्रॉ फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी एंड गॉट हिम एडमिटेड इन बिहार विद्यापीठ। तो बिहार विद्यापीठ में ट्रांसफर किया गया था, ये बात सही है। ठीक है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1939। नहीं, ये 1934 में भी तो अध्यक्ष रह चुके हैं, ये वाली बात गलत है। He became the Minister of Food and Agriculture in interim government 1946, बिल्कुल सही है। On the 24th January 1946 the Cabinet Assembly elected him President, ये भी सही है। तो हमारा बी वाला हो जाएगा। Who among the following was a friend of Mahatma Gandhi support the Indian national movement by writing article on it and also taught and सेंट स्टीफन कॉलेज, मतलब टॉट एट सेंट स्टीफन कॉलेज, यहाँ पे पढ़ाते भी थे। तो कौन था ऐसा? ये थे चार्ल्स एंड्रयू। ये इनको दीनबंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनबंधु। दीनबंधु, और दीनबंधु मतलब फ्रेंड्स ऑफ द पुअर, फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीबों का दोस्त भी कहते थे इनको। ठीक है, चार्ल्स एंड्रयू। कहां पे मिले थे ये? साउथ अफ्रीका में मिले थे गांधी जी से। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां,
के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में देखना है। इन्हें सेबी रेगुलेट करती हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, नहीं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गलत है। एनबीएफसी के पास न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि 5 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये लोन देती हैं। एनबीएफसी क्या देती हैं, ये लोन देती हैं, तो इनके पास नेट वोन फंड्स कितने होने चाहिए, 5 करोड़ कम से कम होने चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये जमा स्वीकार कर नहीं सकती, मतलब हम पैसा जमा नहीं करते हैं एनबीएफसी के पास, तो इसको आप जानकारी में रख लें। ठीक है, वो इंश्योरेंस वाली कंपनियां होती हैं जहाँ पे करते हैं। आजकल कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एनबीएफसी को कम कर ले रही हैं, मतलब मिला ले रही हैं, किसमें, इंश्योरेंस वाली कंपनी में। तो वो एक अलग प्रावधान है, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे, और ये सेकंड वाला होगा यहाँ पे सही। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, कब ये शुरू किया गया था, आप बता सकते हैं? देखिए, इसमें दो फैक्ट हैं। जब पूछे कि अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो कब हुई थी? 15 अगस्त सॉरी 19 2014 को अनाउंसमेंट हुई थी। और स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 19 क्यों निकलता है बार बार, स्वतंत्रता आंदोलन इतना अंदर समा गया है कि बार बार 19 निकल जाता है। ठीक है, क्या है, 2014 को स्टार्ट किया गया था, 28 अगस्त को, ध्यान में रखें। अब देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वयस्क नागरिक तथा मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज इंश्योर एक्सेस टू बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी टू एवरी एडल्ट सिटीजन, एवरी वयस्क नागरिक की बात यहाँ पे की जा रही है, केवल वयस्क नागरिक की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत खोले गए खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाता। तो क्या ये गलत है? ये भी गलत है, केवल एडल्ट के लिए नहीं होता है, इस बात का ध्यान में रखें आप। इसके अंतर्गत खोले गए खातों में 5,000 तक के ओवरड्राफ्ट नहीं, 5,000 तक के ओवरड्राफ्ट नहीं होते हैं। 5,000 तक के नहीं, अब 10,000 हो गया है। कितना हो गया है? 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक वयस्क नागरिक नहीं, सबको होता है। यहाँ पे वयस्क अगर हम काट दें तब जाके ये वाला हमारा सही होगा कि नागरिकों के लिए होता है। ऐसे लोग जो, मतलब कि जिन तक बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां बैंकों की पहुंच पहुंचाना, जो वनरेबल वनरेबल वनरे सॉरी वनरेबल लोग हैं, वनरेबल, उनको इसमें शामिल करना। अयोग्य लोग जो हैं, जहां तक बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां पे इसको शामिल करना। ठीक है, सॉरी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक यही था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि कितने अकाउंट अभी तक इसमें खोले गए हैं, तो 57.25 करोड़ लगभग अप्रॉक्सीमेट इतने अकाउंट अब तक खोले जा चुके हैं। ठीक है, खोले जा चुके हैं, जिसमें बात की जाए तो 56% लोग कैसे हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं, और 63% लोग ऐसे हैं जो या तो रूरल एरिया से हैं या तो सेमी अर्बन से हैं, या तो रूरल से हैं या तो सेमी अर्बन से हैं। तो आप देख सकते हैं इसके कितने वो थे। और यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों इसके क्या है, गलत हैं, तीनों इसके गलत हैं। यहाँ पे अगर वयस्क न होता तब ये सही होता। यहीं पे एक ई ऑप्शन लिख लीजिए, और लिख लीजिए ऑल, नन ऑफ द अबव। क्या लिख लेंगे आप? लिख लीजिए नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, शेयर स्वैप अधिग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, क्वेश्चन मैंने ही सेट किया है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें यहाँ पे माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है। शेयर स्वैप अधिग्रहण की बात जब यहाँ पे करते हैं तो क्या है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इसके अंतर्गत शेयर स्वैप का मतलब क्या होता है, कोई एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी कहीं और बेच दी, तो उसमें जो घाटा नुकसान जो हुआ, फायदा प्रॉफिट और लॉस, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्वायर अंडर दिस the acquiring company pays the shareholder of the acquired company for their shares। तो जो अधिग्रहित करती है कंपनी, वही शेयर धारकों को भुगतान करती है। सही बात है। शेयर स्वैप प्रणाली में अधिग्रहित कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पूर्ण जोखिम वहन किया जाता है। इन द शेयर स्वैप सिस्टम द फुल रिस्क इज बॉन्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। ऐसा नहीं है, शेयर धारक भी करते हैं और कंपनी को जो अधिग्रहित करता है, दोनों करते हैं। मतलब जो एक्वायर करता है कंपनी को, वो भी करते हैं, और शेयर धारक भी करते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर करते हैं। तीसरा क्या है, शेयर स्वैप में किसी भी पक्ष का नगद व्यय शामिल नहीं होता है। सही बात है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो 1 and 3 विल बी करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है? अब किसको? सार्वजनिक प्रावधान को देखते हैं। वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होता है। सही बात है। यह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बजट
रूप में परिवर्तित करता है? नहीं। यह राजकोषीय नीति को मजबूत बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। घाटे की व्यवस्था को कम करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? वित्त प्रबंधन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन थ्रू द बजट ओनली। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, आइए देखते हैं क्या है। जीएसटी काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, विद फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, गलत है। इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व होता है? इट हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। होता है, होता है, स्टेट्स मिनिस्टर होते हैं इसमें, ठीक है। और मतलब कोई नया, कोई नवीन मंत्री भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, मतलब आवश्यकता के अनुसार। यह एक संवैधानिक निकाय है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल 279A में इसकी बात लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल है। 3 वाला सही है, तो ओनली 3, बी वाला सही हो जाएगा। अभी जो सिस्टम लगाया गया है, कितने अभी पे कुल कितने कैप हैं, मुझे बताइए कि कुल कितने कैटेगरी में अभी टैक्स लग रहा है? ठीक है, जीएसटी अभी कितने कैटेगरीज में ली जा रही है? 2 है या 3? कमेंट करके बताइए, 2 है या 3? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निवेश की मात्रा को निर्धारित करते हैं? आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार, बिल्कुल। मतलब साइज ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल। किसको कहता है? फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात, बिल्कुल। मार्जिनल प्रोस्पेनिटी, प्रोपेंसिटी ऑफ टू सेव, मतलब कि जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति है उसको भी करता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी करता है, बिल्कुल करता है। तो 1 एंड 3 एंड 4 विल बी करेक्ट हियर, डी। रुपए की परिवर्तनीयता देखते हैं क्या है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी मतलब रुपीस का कन्वर्ट होने की जो प्रवृत्ति है उसी के बारे में बात हो रही है, कन्वर्ट होने की जो उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो रुपए के नोट के बदले सोना प्राप्त कर सकते हैं, बीइंग एबल टू गेट गोल्ड इन एक्सचेंज फॉर रुपी नोट्स। पूरी तरीके से सही नहीं है, करते हैं, लेकिन ये परिवर्तनीयता नहीं है। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तन करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। फ्रीली अलाउइंग द कन्वर्जन ऑफ द रुपीज इनटू अनदर करेंसी एंड अदर करेंसी इनटू रुपी, ठीक है, यही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या है? क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात हो रही है, पॉलिसी, इंपोर्ट आर इनकरेज्ड। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जहां पे आयात को हटाया ही जा रहा है, वहां पे आयात को प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा? मतलब कंट्राडिक्टरी पार्ट है, गलत है। आजादी के बाद सरकार द्वारा व्यापार नीति के तहत आयात प्रतिस्थापन नीति को अपनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अंडर द ट्रेड, बिल्कुल जो 5 ईयर प्लान था उसमें भी किया गया था, तो ये वाली बात सही है। ओनली सेकेंड। व्यापार संतुलन के संदर्भ में, मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अब बात करनी है, आइए कर लेते हैं। क्या है? द मॉनेटरी डिफरेंस बिटवीन एन इकोनॉमीज एंड टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक वित्त वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के कुल निर्यात और कुल आयात के बीच मौद्रिक अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन कहने का मतलब है कि अगर आप बात करें तो ये एक तराजू जैसा होता है, जहां पे एक तरफ एक्सपोर्ट होता है और एक तरफ इंपोर्ट होता है, ठीक है। और अगर ये इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट कम है, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो क्या कहेंगे? कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे में क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये इंपोर्ट है। लेकिन अगर इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ऐसा हो जाएगा। तब भी संतुलन का मतलब होता है कि लगभग इसको समान किया जाना, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे ये इंपोर्ट अधिशेष हो गया, ये एक्सपोर्ट अधिशेष हो गया और ये इंपोर्ट अधिशेष हो गया, ठीक है। तो ये इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, यही तीनों सिस्टम, तीनों चीजें हैं इसमें, तीनों कैटेगरी, तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या स्टेटमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बीओटी की बात कर रहे हैं, या व्यापार शेष भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है।
विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर की बात हो रही है। एसडीआर किससे रिलेटेड होता है? आईएमएफ से रिलेटेड होता है, आईएमएफ से रिलेटेड होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करें, यह विश्व बैंक की मुद्रा है? नहीं, ये आईएमएफ से रिलेटेड है। विश्व बैंक द्वारा इसे 91 में नहीं, इसे आईएमएफ द्वारा 1969 में, मतलब 1969 में अडॉप्ट किया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड बाई आईएमएफ, आईएमएफ इन 1969, ठीक है। ये गलत हो गया। इसका मूल्य इसका जो मूल्य है बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला आता है डॉलर, फिर कौन सा आता है? यूरो, फिर आता है रेमनबी, रेमनबी, फिर कौन सा आता है? येन, और फिर कौन सा आता है? पाउंड, ठीक है, पाउंड। ये 5 ऐसे हैं जिनके डेली, इनके जो डेली रेट होते हैं, इनके जो डेली रेट हैं, उन्हीं से क्या होता है, ये एसडीआर का रेट पता चलता है। एसडीआर का रेट डेली चेंज होता है इन्हीं के अपने अपने रेट से, इन्हीं पांचों के रेट से, ठीक है। इसमें रुपीज नहीं है, ध्यान में रखें, हालांकि होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 3। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड? अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, ये आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको वैसे भी मैंने बता दिया है कि जो करंट के क्वेश्चन हैं, करंट के क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि किसका, जो सर का अपना लेक्चर है आप उसको देखें एक बार, आप उसको देखें, उसके बाद आपको उसका लाभ समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने इसको पढ़ाया है और अच्छे से इसको कवर किया है पूरा। तो आप एक बार उसको जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं अब, अगर इसको क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बताइए, राष्ट्रीय, ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत विज्ञान रत्न किसको दिया है? 1 मिनट आप बताइए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ ठीक है, तो बताइए, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड, तो किसको दिया गया है? ये कौन है? जयंत विष्णु नरलीकर को, ठीक है, नरलीकर को किसको दिया गया है? जयंत विष्णु नरलीकर को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? यूरोप हैज एग्रीड टू री इनवाइटेड विच कंट्री इन G8 ग्रुप? किसको इनवाइट किया गया है? वो है रूस। रूस को हटा दिया गया था, G7 हो गया था, फिर से अब इसको इनवाइट किया जा रहा है। हु बिकेम इंडिया 27 वुमेन ग्रैंड मास्टर इन नवंबर? तो कौन है? ईसा शर्मा, ईसा शर्मा। हु वन द फार्मूला वन लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? फार्मूला वन मोटर रेस में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले कौन थे? मैक्स वेस्टापन, ठीक है, वेस्टापन। आगे चलते हैं, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, द पद्म भूषण इन विच ईयर? 2012 में। इन सितंबर 2025 इंडिया एग्रीड विथ विच कंट्री टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट? तो किसके साथ किया था? भूटान के साथ। किसके साथ किया था? भूटान के साथ, याद रखें, ठीक है। किसके साथ किया था? भूटान के साथ ये किया गया था। आगे चलते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC इन विच स्टेट? आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र, ऑन्कोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? कमेंट करके बताइए, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। ऑन्कोलॉजी किससे रिलेटेड है? आप इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वेयर वॉज द सेकेंड नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 इनॉग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माही बांसवाड़ा, क्या है? माही बांसवाड़ा, राजस्थान, ये तो वैसे भी राजस्थान का ही है, माही बांसवाड़ा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वाज लेड इन विच स्टेट? राजस्थान, राजस्थान। विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026?
26 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो कहाँ पे किया जाएगा वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस? चेन्नई में। कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में किया जा रहा है पहली बार। ठीक है, तो आप इसको तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे ही। क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हेल्ड इन पेरू। किसको दिया गया है ये पुरस्कार? किसको दिया गया है? यहाँ पे दिया हुआ है तुलिका मान, अवनी लिखारा, लिखवाम चानू और सुशीला देवी। जो इसका जो इसका नाम है वो तो है लिंथोई चनाबम। लिंथोई चनाबम, लिंथोई चनाबम ने जीता था। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये आप ध्यान में रखें। लिखमा चानू की जगह लिखना था, नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब ये नाम सेम सेम है तो हो सकता है कुछ दिक्कत आ गई हो, ये रही हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख लें, इसको स्टार लगा लें। इन विच सिटी ऑफ द आयुशियन, इन विच सिटी ऑफ द आयुशियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड? अबू धाबी। कहाँ पे हो रहा है? अबू धाबी। देखिए जो गलत रहता है ऐसा मैं आपको बता दूंगा, आप उस पर स्टार लगा लें, कभी कभी गलती हो जाती है, बताने कैसे। ठीक है, अब देखते हैं विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025? तो गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, अब मानक दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कब? 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर को। एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण। ठीक है, ये है इसका थीम, ये है इसका थीम। ठीक है, अब कब किया जा रहा है इसको स्टैंडर्ड डे? ये 14 अक्टूबर को किया जा रहा है। ठीक है, 14 अक्टूबर को किया जा रहा है। अब देखते हैं विच कंट्री ज्वाइन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन अक्टूबर 2025? तो कौन सा? आर्मेनिया है वो। ठीक है, किसने सदस्यता ग्रहण की? आर्मेनिया, आर्मेनिया। ध्यान में रखेंगे आर्मेनिया। और उधर मैंने आपको एक अर्जेंटीना के बारे में फैक्ट बताया है, क्या है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब देखते हैं वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद? ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्र हिंद 2025 कहाँ पे किया गया है? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, अंडर विच स्कीम वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नागालैंड इंटीग्रेशन, नागालैंड फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क लेड? तो ये नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट was chosen as mascot ambassador, mascot ambassador for the 2026 winter olympic? कौन है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, बिंद्रा। who was appointed, who was appointed as the first Indian and Asian chairperson वीपो एडवाइजरी बोर्ड? वीपो का फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है, आप कमेंट करके बताइए। प्रतिभा, जस्टिस प्रतिभा सिंह। ठीक है, वीपो एक इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जो कि क्या करती है, कॉपीराइट इत्यादि के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उससे रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है। ठीक है, कौन है? प्रतिभा सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विच सिटी इज इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम? चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, SD देवगौड़ा और IK गुजराल। और क्या है इधर? ड्यूरेशन इन ऑफिस, कितने दिन तक रहे थे? पीवी नरसिम्हा राव कितने दिन तक रहे थे? ये सबसे ज्यादा रहे थे इसमें, 4 ईयर एंड 33 डेज। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दिन रहे थे? 16 डेज रहे थे, 16 डेज रहे थे। ठीक है,
एच डी देवगौड़ा कितने दिन रहे? ये 324 डेज रहे। और आई के गुजराल कितने दिन थे? 330 डे, सॉरी 332 डेज। अब देखते हैं किससे, कौन सा किससे रिलेटेड है। पीवी नरसिम्हा, मतलब ए का 4, ए का 4, बी का ए 1, हमारा ए वाला सही हो जाएगा। आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉलोइंग, किससे है? अंतरराष्ट्रीय, क्या है ये, किससे डील करता है 262? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। ये क्या है? ये है एजुकेशन ऑफ, एडजुडिकेशन ऑफ, मतलब ये एक न्यायाधिकरण है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, तो अंतरराज्यीय नदियों के लिए जल से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, बिल्कुल करता है। और फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो 245 से 260 के बीच में आ जाएगा, 245 से 55 58 तक आएगा, ठीक है। फिर एक केंद्रीय जो फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, तो ये तो 260 3 से स्टार्ट ही होता है, ठीक है, 3 से स्टार्ट ही होता है। फिर ये क्या? एस्टेब्लिश्ड ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी नहीं है, हमारा ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इन इंडिया वॉज स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? 1982 में, 1982 में केरल में किया गया था, ठीक है। Which of the following constitutional provision gives the Supreme Court of the special power to review its own judgment? किसमें किया गया है? 137 में। किसमें किया गया है? 137 में, ठीक है। 32 में क्या है? 32 में क्या है? इसमें उसके जो 5 रीट्स हैं उनके बारे में बात है। 13 किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। 240 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 137 हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान में रखें। अच्छा, इस अभिलेख न्यायालय है, किसमें बताया गया है? 129 में बताया गया है। और अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसमें बताया गया है? हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसमें बताया गया है? तो कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 317 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच? 317 की बात हो रही है, मतलब कि 315 टू 323 के बीच में ही है, 323 के बीच में है, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड है। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन, बिल्कुल यही है, सही है। कैसे हटाया जाता है? पहले सुप्रीम कोर्ट इस पे जांच करती है, ठीक है, उस पे जांच करती है, और जांच में अगर वो कदाचार सिद्ध हो जाता है कि इसने कुछ गलत किया है, इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, इस आयोग सदस्य ने कुछ गलत किया है, तो उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी कौन है? अभी है अजय कुमार अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है अभी? अजय कुमार जी, ठीक है, श्री अजय कुमार, तो ये हैं अध्यक्ष अभी। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, अध्यक्ष की नियुक्ति किसमें होती है? 316। फंक्शन, लोग के कार्य किसमें आते हैं? 318। और कंडीशन ऑफ सर्विस मेंबर ऑफ यूपीएससी, लोक सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें 320 में है, 320 में है। यूपीएससी के जो चेयरमैन और सदस्य होते हैं, वो किसी भी लाभ के पद पर फिर पद धारण नहीं कर सकते हैं पूरे भारत में, इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है ये मंत्रियों को और जो अटॉर्नी जनरल है, मतलब महान्यायवादी, मतलब मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट पे बैठने और बोलने का अधिकार देता है, ठीक है, आर्टिकल 88। Which language were added to the 8th schedule of the Indian Constitution by 92 Constitutional Amendment Act 2003? कौन सा था वो? तो वो था BDMS, लास्ट में BDMS था, BDMS में कौन था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बी। इसको देख लीजिए आप। स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, ठीक, 14 थी। 21 अमेंडमेंट में क्या किया गया था? एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। 71
मतलब 71st अमेंडमेंट में क्या किया गया था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92 अमेंडमेंट में क्या किया गया था, 4 भाषाएं, बोडो, BDMS मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब कुल मिला के 22 भाषाएं हैं 2003 के बाद से। When was the national flag of India adopted? 22 जुलाई 1947 को। एक बात और आपको बता दूं, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, उसमें जो रावी तट के किनारे पे जो झंडे को फहराया गया था, वो फ्लैग और ये फ्लैग अलग है। क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताइए। द टर्म गुलेटिन, गुलेटिन इज रिलेटेड टू विच पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? किससे रिलेटेड है? गुलेटिन की बात अगर करें तो शब्द किस संसदीय प्रक्रिया से संबंधित है? पासिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट डिस्कशन, बिना चर्चा के अनुदान मांगों को पारित करना। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक को प्रस्तुतिकरण। और प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, बिना किसी चर्चा के, पासिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विदाउट एनी डिस्कशन, ठीक है, बिना चर्चा के अनुदान मांगों को पारित करना। उसी किससे रिलेटेड है? बुलेटिन से रिलेटेड है, ठीक है, बुलेटिन से रिलेटेड है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो सबसे पहले कौन लाया था? JB कृपलानी साहब ने लाया था। किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया था 1963 में, जब युद्ध, सॉरी 1663 लिख रहा हूँ, 1963 में लाया था, ठीक है, 1963 में पहली बार लाया गया था। आप इसको ध्यान में रखें। किससे युद्ध हुआ था 1963 में और भारत की पूरी स्थिति थी? कमेंट करके बताइए। 86th Constitutional Amendment Act 2002 of Indian related to which of the following? 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा के अधिकार से, जहां पे 21, देखिए कितने कितने संशोधन किए गए थे इसमें, देखते हैं। पहले किया गया था आर्टिकल 21, फिर किया गया था आर्टिकल 45, फिर किया गया था आर्टिकल 51A के में, ठीक है, इतने संशोधन किए गए थे, ठीक है, इतने संशोधन किए गए थे। किससे? शिक्षा से संबंधित, राइट टू एजुकेशन में। लास्ट में RTE आया 2009, जिसमें फ्री एजुकेशन की बात की गई। इसमें क्या था, आर्टिकल 28 में कहा गया था कि 6 से 14 ईयर तक के बच्चों के लिए। आर्टिकल 14(5) में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि 0 से 6 वर्ष तक के लिए, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया था कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो हम पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें, ठीक है, उनको पढ़ाने का क्या मौका मिलता रहे, ठीक है। इसके बारे में जानिए आप, और ये है किससे? ए से रिलेटेड। Which of the following is the descending order of planet according to density? जब planet की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए पहले तो कुछ गैसीय planet हैं, ठीक है, और कुछ क्या है, स्टोन वाले planet हैं, ठीक है, चट्टान वाले planet हैं। आइए देखते हैं इसको, इनके एग्जैक्ट नंबर को देख लेते हैं। वैसे पूछेगा नहीं लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। देखिए अर्थ से मार्स तक ये क्या है, ये प्रॉपर क्या है, इसको कहते हैं प्लैनेट बाय द स्टोन, प्लैनेट बाय द स्टोन। इसको क्या कहते हैं? प्लैनेट बाय द गैस। और भी एक इनका नाम है, क्या है बताइएगा। अर्थ की बात करें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी की बात करें तो 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विनस की बात करें तो 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मार्स की बात करें तो 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर नेपच्यून 1.6, जुपिटर 1.3, यूरेनस 1.27 और सैटर्न 0.7। तो यहाँ की अगर बात करें तो अर्थ से ईवीएम है पहले, फिर क्या है, एमएन, फिर जस, ईवीएम एमएन जस, ईवीएम एमएन, ठीक है, ईवीएम एम तक तो हो ही गया, एनजस, ईवीएम एनजस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। नेपच्यून जो है उसका सबसे क्या है, कम को अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाना है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा इसमें? नेपच्यून, जुपिटर और यूरेनस है, तो जब जुपिटर और यूरेनस इन सबका कम है, मार्स का सबसे ज्यादा होगा, तो मार्स पहले आना चाहिए, है यहाँ पे और यहाँ पे भी है, लेकिन जुपिटर यूरेनस
मार्स के बाद नेपच्यून आना चाहिए, नेपच्यून। फिर क्या है, जुपिटर और यूरेनस। वहां पे क्या लिखा मैंने, ईवीएम एंजस। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कश्मीर और पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय की बात करें, हिमालय के बारे में जब बात होती है तो आप सभी को पता है वो 4 हिमालय के नाम और बीच की रिवर्स, वो मैंने अच्छे से बता दिया है, आपको बार बार नहीं बताना है। द लेंथ ऑफ द कश्मीर हिमालय इज 590 किलोमीटर। सही है। बालतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कश्मीर हिमालय। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही बात है, दोनों सही हैं। वो जो 4 हिमालय हैं, अगर उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, हो सकता है कि कोई नया देख रहा हो, पीछे ना देख पाया हो। तो पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले सिंधु, इंडस रिवर। इंडस के बाद कौन सी रिवर है, इंडस के बाद कौन सी रिवर है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, सिंधु है, फिर सतलज है। कौन सी है, सतलज, सतलज। फिर कौन सी है, काली। फिर कौन सी है, तिस्ता। फिर कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। अब देखते हैं, ये तो सारी नदियां हो गई। अब हिमालय कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। हिमालय कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं, आइए देखते हैं। इंडस की बात करें तो ये है पंजाब हिमालय। सतलज और काली की बात करें तो ये कौन सा हिमालय है, ये है कुमाऊं हिमालय। और जब काली से तीस्ता की बात करें तो ये है नेपाल हिमालय। और जब तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये है असम हिमालय, असम हिमालय। इसमें से जो नेपाल हिमालय है ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है, 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय, ये कितना है, ये जो है यहाँ पे ये 590 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। क्या है, यहाँ पे लेक्स हैं, मेजर लेक्स हैं और स्टेट हैं। आइए देख लेते हैं। जब माला ताल की बात करें तो ये उत्तराखंड से है। नैनीताल, मालाताल, ठीक है, भीमताल, सब कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से। मानस बल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में एक मंदिर भी है और वहाँ पे लेक भी है। चपनाला और हमीरसर। जब चपनाला की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आसाम से। चपनाला आसाम से रिलेटेड है, ठीक है, आसाम से। और हमीरसर की बात करें तो ये रिलेटेड है गुजरात से, गुजरात से। तो क्या हो गया, 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 3। सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन कम अंडर द टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरी आता है, कैजुरीना आता है, केवड़ा आता है, ऑल ऑफ द एबव। कहाँ पे, जैसे वो महानदी, कृष्णा, थोड़ा बहुत कावेरी और गोदावरी वाला, वहां पे जो वो क्या है, वहां पे जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहां पे ही ये वन डेवलप होते हैं। ठीक है, भारत में। बाय व्हाट नेम इज द बराक रिवर नोन इन बांग्लादेश। आइए देखते हैं। बराक रिवर 2 नदियों से मिलकर बनती है, पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन सी, सुरमा और कुशियारा, कुशियारा। इन दोनों से मिलके बराक रिवर बनती है। ठीक है, इन 2 धाराओं से मिलके। तो सुरमा के नाम से जानी जाती है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, और ये कुशियारा ही है जो आसाम पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो आसाम और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। तो कौन सी रिवर है वो, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो कौन सी है, कुशियारा, कुशियारा। बराक रिवर लिख लीजिए यहीं पे, बराक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेड। कलादान नदी कहाँ से रिलेटेड है, कलादान रिवर रिलेटेड है कहाँ से, म्यांमार से।
अब रिगार्डिंग द रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा के बारे में, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मृदा का विकास देखने को मिलता है। रेड सॉइल इज डेवलप्ड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल, ईस्टर्न ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसके ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न मोस्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा के बाद वाला आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ठीक है, नीचे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो सही है। दिस सॉइल लैक्स फास्फोरस एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन भी नहीं मिलता है, ये भी याद रख लिए, नाइट्रोजन भी कम होता है, ह्यूमस की कमी होती है, तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Vulture Conservation Action Plan has been released. Vulture Conservation Action Plan 16th of November 1920 को स्टार्ट किया गया था और 2020 से 25 के लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें डाइक्लोफेनेक जो एक दवा होती है, जो क्या होती है, दर्द निवारक के रूप में जानी जाती है, जब वो पेन किलर होती है उसका यूज़ कम करने की बात की गई थी, जिससे क्या हो कि गिद्ध जो हमारे ये वल्चर हैं, गिद्ध हैं, ये क्या हो, ये सेफ हो सकें। अच्छा, एक और प्लान अभी चलाया गया था देहरादून में, सितंबर 2025 में, हो सकता है पूछ ले, सितंबर 2025 में चलाया गया है। कौन सा प्लान था उसमें? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोल को यूज किया गया था, जिससे उस पे अगर पोल पे कोई गिद्ध बैठता है तो वो मरे ना, ठीक है, तो 20 से 25 के लिए था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के बारे में, इसका निर्माण दो समांतर भ्रंशों के मध्यवर्ती भाग नीचे धंसने के कारण होता है, मतलब इट फॉर्म ड्यू टू सिंकिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ टू पैरेलल फॉल्ट। बिल्कुल सही बात है, दो फॉल्ट होते हैं, उसके बीच वाला जब धंस जाता है तो क्या होता है, फॉल्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो भ्रंश बन जाता है। फिर क्या है, पंजसीर वैली, जो कि पंजसीर रिवर से होती है, पंजसीर रिवर से, इन अफगानिस्तान। इसके साथ साथ एक कौन सी है, बमियान, बमियान, बमियान रिवर, बमियान रिवर, ये भी एक बमियान रिफ्ट वैली बनाती है, इन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, बिल्कुल रिफ्ट वैली बनाती है, दोनों बमियान रिवर और पंचशील रिवर दोनों बनाती है, इसलिए दोनों वाला सही हो जाएगा। भारत में कौन बनाता है? नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये सब बनाती हैं। टोकिंग प्लान इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? टोकिंग, सॉरी प्लान नहीं, प्लेन, सॉरी, टॉकिंग प्लेन कहाँ पे है? टोकिंग का मैदान तो कहाँ पे है? कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम वाला वो एरिया, नॉर्थ वियतनाम में फैला हुआ वो एरिया जो कौन सी है, ब्लैक सॉइल वाला, ब्लैक सॉइल वाला वो एरिया, जो कि बहुत उपजाऊ भी है, बहुत उपजाऊ भी है, ठीक है, फर्टिलाइल फर्टाइल क्षेत्र है, वो फर्टाइल एरिया है, वही रिलेटेड है इससे, ठीक है, टोकिंग प्लेन। भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन, मतलब जो टोबैको प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? वो गुजरात में होता है। कितना होता है? 45%, 45%। इसके बाद फिर आंध्रा में होता है, ठीक है, पहले गुजरात में, फिर आंध्रा में, फिर इसके बाद जो कुछ स्टेट आते हैं जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसको। फिर बिहार भी आ जाता है इसी में, बिहार इसके बाद। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लिमोनाइट और नॉट फाउंड? कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो देखिए, वैसे तो ये महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वो जो रानीगंज वाला क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। हेमेटाइट की बात करें तो कहाँ कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में भी कुंझर, मयूरभंज, और झारखंड में भी है, ठीक है, सिंह भूमि, छत्तीसगढ़ में भी है, दुर्ग, बस्तर, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है। कौन सा? हेमेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो कर्नाटक में है, ठीक है, कौन सा? चिकमंगलुरु और बल्लारी वाला क्षेत्र। तमिलनाडु में भी है, सलेम वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश और राजस्थान और केरला और गोवा में भी है, ठीक है, कुडप्पा सिस्टम में और धारवाड़ सिस्टम में मिलता है, ठीक है। लिमोनाइट की बात करें तो लोअर ग्रेड फाउंड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में है, यूपी में है, मिर्जापुर, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा घाटी जो है, कांगड़ा वैली वहां पे, और रानीगंज जो वेस्ट बंगाल है वहां पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटल, जो मेंटल होता है, पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है उसके बारे में। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सीमा, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा और निफे, कोर, ये कोर है, ये कोर है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो बिल्कुल सही बात है। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ अबाउट
000 किलोमीटर, बिल्कुल, जो मोह संबद्धता से लगभग, मतलब कि देखा जाए तो इसकी जो गहराई है वो क्या होती है, लोअर क्रस्ट से स्टार्ट होती है, कितने तक, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मोह, ये जो यहाँ पे मोह डिसकंटिन्यूटी वगैरह है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा फार्मूला पीछे बताया हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। ये बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हियर। सेडिमेंट्री रॉक कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रस्ट, कितना परसेंट कवर करती है, तो 75%। नेशनल वाटर 5 इज वाटर वे ऑफ विच रिवर सिस्टम, ब्राह्मणी नदी वाला, ब्राह्मणी नदी वाला क्षेत्र है ये उड़ीसा में। ठीक है, जो तालचेर से धमरा तक जोड़ता है एक दूसरे को। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्या है, देखते हैं। लिस्ट है मेजर ट्राइब और क्षेत्र, मेजर ट्राइब और क्षेत्र देख लेते हैं। मारिंग, खिरगिज, हैदा, काफिर, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया और न्यूगिनी, न्यूगिनी। आइए देखते हैं। मारिंग जो है वो न्यूगिनी से रिलेटेड है, न्यूगिनी से रिलेटेड है। किर्गिज जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है, सेंट्रल एशिया से। हैदा जो है वो रिलेटेड है कनाडा से, और जो काफिर है वो रिलेटेड है साउथ अफ्रीका से। अब देख लेते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 2 1 3, 4 3 1 2, डी। In which era were block fault mountains like Altai and Appalachian formed? तो कौन से परमियन कल्प में, परमियन पीरियड में हुआ था। इंटरनेशनल डेट लाइन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां से नहीं पास होती है, अटलांटिक नीचे है भाई, अटलांटिक से नहीं पास होगी। ठीक है, अटलांटिक से नहीं पास होती। ठीक है, बाकी आर्कटिक, चुकची और प्रशांत, इन सब से पार होती है ये लाइन। कहां से पार होती है, इंग्लैंड के कौन से गांव से, ग्रीनविच विलेज जो है वहां से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी के बारे में अब हमको देखना है, बिग बैंग थियरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थियरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध जो संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है, बिल्कुल है। इसी में रेड शिफ्ट थियरी, कॉस्मिक वेव थियरी, कॉस्मिक वेव थियरी और एक ग्रेविटेशनल वेव थियरी, ये तीन वेव की बात इसमें की जाती है और ये तीनों पे पुष्ट की गई है, बिल्कुल सही बात है। रसल हैज प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ थियरी। रसल नहीं भाई, इसको पहले किसने किया था, लेमेत्रे ने किया था, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था 1927 के आसपास। फिर इसके बाद फिर 1967 में वैगनर ने, रॉबर्ट वैगनर ने कब किया था, 1967 के आसपास। ठीक है, तो ये था, ये गलत है, ओनली वन विल बी करेक्ट हियर। अ फ्रूट सेलर हैड, अच्छा मैथ के क्वेश्चन आ गए, कौन से क्वेश्चन आ गए, मैथ के, मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको अच्छे से देखेंगे। आइए देख लेते हैं। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल। 100% था, 100% में 40% उन्होंने बेच दिया। ठीक है, 40% उन्होंने बेच दिया, बचा कितना, 60%। 60% बच गया, और 60% में कितना, 420 एप्पल बचे हैं, 420 एप्पल बचे हैं। तो 1% यहाँ पे निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 700। उनके पास मूल रूप से कुल कितने सेब थे, मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल ही हैड ओरिजिनली, इट इज 700, 700। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पर्सन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5
इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब कोई एक नंबर था 3/5, 5/3, 15 ले लीजिए, सही हो जाएगा। 15 एक नंबर था उनके पास जिसमें उनको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, 5/3 से, लेकिन उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, क्या परसेंटेज एरर होगा, आइए देख लेते हैं। इससे करना था लेकिन इससे हो गया, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कितना, ये कितना होगा 25, ये कितना हो जाएगा 9, टोटल डिफरेंस कितना आएगा, जब डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा। अब 16/25 कर दें, 16/25 कर दें, ये आना था और ये आ रहा है, मतलब ये डिफरेंस ये आ रहा है, इसी को टोटल से कर दें, जो आ जाएगा वही आ जाएगा। अब इसी को आप कर दीजिए, ऐसे करिए 16/25, 150 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 15, 64% हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 64%। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इससे क्या आ जाएगा 64%, इतना आना चाहिए था लेकिन वहां पे इतना आ रहा था। ये अब जो यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात है, इसको आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने 15 इसलिए लिया क्योंकि 3553 दिया हुआ था तो ये इजिली कट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया था, ठीक है। इफ 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स मतलब एक्स का 20% इंटू एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई। अब देख लेते हैं 20% मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप ये जानिए कि 0.2x या x/5, x/5, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, x/5, y इज इक्वल टू x/5 आ गया। तो क्या करना है, x के पदों में 20 का y% निकालो। अब 20 का जब y% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे रख लीजिए वैल्यू, यही होगा, ये होगा। अब इसी पे वैल्यू रख लीजिए 20 और इंटू x/5, x/5 अपॉन में 100, ठीक है। तो 5 से 20 काट दीजिए, 4x/100, 4x/100, इसको नीचे काट दीजिए 25। अब 25 यहाँ आ गया, x/25, x/25 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.04 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%, 4%, 4% ऑफ एक्स, ठीक है, 4% ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। 3 स्टूडेंट कॉन्टेस्टेड एट इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1000, 3 लोग थे, ए, बी और सी। पहले ने 1000 वोट, 1000 लिया, दूसरे ने 5000 गेन किया और तीसरे ने कितना किया 10,000, 10,000 वोट गेन किया, ठीक है। तीनों ने ये वोट गेन किया है। अब यहाँ बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स द विनिंग स्टूडेंट गेट्स। टोटल, पहले टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट हो जाएगा 1000, 16,000, 16,000, और जो गेन किया वो कितना था 10,000। तो सी गेन किया है सबसे ज्यादा 10,000 अपॉन में 16,000, हो गया 5/8। अब 5/8 को सॉल्व कर लीजिए, हाँ 5/8 को सॉल्व कर लीजिए। अब जब 5/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना 100 है, यहाँ पे 100 कर लीजिए, तो जब आप 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो
2.5 2.5 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 62.5%। 62.5% ये आंसर हो गया। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% and then increased by 20%, then what is the percentage change in the price? 100 था, 100 से 25% कम हो गया, 75 हो गया, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20, अब 75 का 20% मतलब 15, 20% मतलब 15, तो 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 हो गया। ये इंक्रीज बाई 20% है और ये डिक्रीज बाई 25% है। अब पूछ रहा है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, कितना होगा? तो यहाँ पे 90 आ गया है, जबकि था हमारा कितना 100 था, तो कितना आ गया 10% की कमी हुई है, डिक्रीज 10% डिक्रीज 10% डिक्रीज। क्या हुआ है यहाँ पे देख लीजिए सीधे से। पहले ये क्या है, लगातार परसेंटेज वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो जो परसेंटेज बचता है उसको दिखाते जाते हैं, पीछे वाले को नहीं। जैसे 100 था, 100 में से जब 25% कम कर दिया तो कितना हो गया 75 हो गया। अब जो नया आएगा वो 75 पे अप्लाई होगा, पीछे वाले पे नहीं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आगे वाले पे आप ध्यान देंगे तभी चीजें सही होंगी, नहीं तो फिर क्या, वो गड़बड़ होने लग जाती हैं, तो फिर दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। The value of washing machine depreciates at the rate of 10% every year. If its present value is Rs 8748, ये अभी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है। देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन 3 ईयर एगो? अब इसका 3 साल पहले क्या प्राइस था? तो पहली बार देखिए, अगर आप इसको 100 मान लें, पहले अगर 100 था तो पहले साल में क्या हुआ, पहले साल में ये कितना हो गया, कितना परसेंट घटा, 10%। दूसरे साल में अभी वो 90 हो चुका है, ठीक है, पहले में दूसरे में 90 हो चुका है। अब 90 का फिर 10% तो मतलब 9% घटा। फिर अब कितना हो गया है, अब 81 हो गया है, क्योंकि 8% और 9% और घट चुका है। अब यहाँ पे कितना घटा, 8.1% घट गया। अब टोटल को ऐड कर दें तो टोटल कितना हो गया, 9 8 17, 27.1% यहाँ पे कम हो गया, 27.1% यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, अभी जो हमारा ये परसेंटेज है ये कितना है, 27 72.9 72.9% है। ठीक है, 72.9% है। अगर 72.9% बराबर कितना है, 8748, 8748 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 87, 8748 डिवाइडेड बाई 72.9, 72.9। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 8748 ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 729 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर एक बार जाता है तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा 87480 फोन में 729, ठीक है, 729, इसका मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम्स कर लें 729, 729 कितना हो गया, 1558, 8 9 5 और 1। ठीक है, तो 1 टाइम्स, और जो दूसरा वाला है वो एग्जैक्ट इतना है, तो इंटू 2, मतलब 1 और फिर 2, 2 बार 12, और फिर यहाँ पे ज़ीरो बचा हुआ है 120, 120, तो ये 120 टाइम्स कट चुका है, 120 टाइम्स कट चुका है, तो 100% कितना हो जाएगा, 120 में 2 ज़ीरो और ऐड हो गएंगे, 12,000। ठीक है, ये हो जाएगा।
फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55%। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ और नहीं किया है। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन थी यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया मैंने तो एक बार ले गया, एक बार जब ले गया तो 1558 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अब इसको जब मैं दो बार इसका गुणा कर रहा हूँ तो ये सेम नंबर आ जा रहा है। फिर मैंने उसको गुणा नहीं किया, क्योंकि हमको क्या रहता है कि पूरा कैलकुलेशन के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप क्या टाइम ज़्यादा ले लेंगे, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी किया गया है। ठीक है, यही चीज़ की गई है और कुछ अलग नहीं है। फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% मार्क्स इफ ही गेट्स 120 एंड फेल्स बाय 78 मार्क्स। अच्छा, 55% गेन करना जरूरी था पास होने के लिए। कितना उसने पाया, 120 उसने पाया, प्लस 78 से वो फेल हो गया। व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स कितना है, 100% होगा। तो यहीं से क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 अपॉन में 55, 55। तो 11 से इंटू 100 कर देंगे तो इसका 100% आ जाएगा। लेकिन अभी अभी 1% ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 11 फाइव ज़ा और 11, 11 8 18 ज़ा, ठीक है, 5 ज़ा और 18 ज़ा। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। 198 है टोटल, ठीक है, इसका 55 है, इंटू यहीं पे 100 कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है 11। अब 11 18 ज़ा 198 होता है, और यहाँ पे ये कट हो ही गया है। अब ये पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 इंटू 20, ठीक है, 18 इंटू 20। 100 लगाने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, बस यही किया गया है। तो क्या हो जाएगा 360, 360 टोटल। कितना टोटल नंबर कितना था, 360 था, बी सही हो जाएगा। In a code language, TOB is ISO her means tobacco is harmful. Evo her tab means avoid harmful habits. Please Evo TOB means please avoid tobacco. Which word is used for tobacco? देखिए tobacco कहाँ कहाँ आया है, लास्ट वाले में और पहले वाले में, पहले वाले में और लास्ट वाले में। तो दोनों में कुछ कॉमन है, टोब टोब, टोबैको टोब, यही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। In a bag there are coins of 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees in the ratio of 3, 4 and 5. If the total value of these coins are 2100, how many 5 rupees coins are there? अब 5 रुपए का कॉइन कितना है बताना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहले, टोटल नंबर कितने हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 5। टोटल हो गया 28, 28 टोटल हो रहे हैं और 2100 रुपए हैं, ठीक है, 2800 हैं। और इसको 28 300 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, सॉरी 75, 150 क्यों कर रहा हूँ, 75 कटने के बाद जब इसको अगर कैंसिल आउट हो जाने के बाद टोटल 75 बच रहा है, 75 बच रहा है। इसमें एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू, तो 5 रेशियो का कितना है, कुल कुल कितना है 5 का, 5 रुपए के कुल कितने, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ठीक है, 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 दिया हुआ है। अब अगर 3 को कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 5 और 7 5 कितना आ जाएगा 255 यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 5 5 10 15 एक 22 होगा ना यहाँ पे, 25 क्यों लिख रहा हूँ, 22 क्या आ जाएगा 225 आंसर। इन अ रो ऑफ अ बॉय ए इज द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। ए इज द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट,
दो रो बनानी पड़ेगी। पहले क्या, कौन सी रो पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग से जब लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ से कौन सा है, ए। 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ है, ठीक है, सेवन्थ पे है ए, सेवन्थ पे है। अब जब दूसरा लेते हैं, दूसरा बनाएंगे क्योंकि बता रहा है कि बी इज द फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4, बी जो है वो फोर्थ है राइट से। कौन सा, बी जो है वो फोर्थ है राइट से, और लेफ्ट से ए है, कौन सा, ए। अब पूछ रहा है ए बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, व्हाट व्हेन ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब बी ए की जगह पे आ गया और ए बी की जगह पे जा गया, ठीक है, आ गया देयर पोजीशंस, ए बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर ऐसे देखा जाए तो ए 13th हो गया, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13th, ठीक है। ए आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे पिंक पेन यूज कर रहा हूँ, ए आ गया यहाँ पे और बी चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन पूछ रहा है, तब तो वो तो सेवन्थ ही है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसको स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये तो सेवन्थ ही है, सेवन्थ ही है, ठीक है, सेवन्थ ही है। मुझे लग रहा है इसको 7 लिखना था, 17 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान में रखिए इसको, या कुछ गलती हो गई है टाइप करने में, जो भी हो, तो ये है 17th नहीं होगा यहाँ पे, ये कौन सा है, ये स्टार कर लीजिएगा इसको, ये 7th प्लेस पे ही होगा, ठीक है। अगर वहां से पूछता, राइट से पूछता, तो हम बताते बी की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th हो जाती, ठीक है, अगर उधर से पूछता तो। ये सीधे साफ इसको सॉल्व करने का एक बहुत इजी मेथड है। आइए अब इधर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कौन सा है, ये साइंस है, ये साइंस है। अच्छा, साइंस को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हो सकता है परेशान करें, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। अब लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गलती भी नहीं होगी। विच इज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध होता है। प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बोथ हैव इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द सेम वाइल द नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरीज, न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। फिर क्या है, बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए ऐसा होता है एक्चुअली, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो वेरी करते हैं, वो वेरी करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहती है, लेकिन समस्थानिकों में जो आइसोटोप है उसमें, ठीक है, आइसोटोप में क्या होगा, उसमें संख्या के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है। इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे आइसोटोप्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हार्ड बट नॉट डक्टाइल, कौन सा मटेरियल कठोर तो है लेकिन तन्य नहीं है, कौन सा, कार्बियम, कार्बोंडम, एल्यूमिनियम। अब जब नाइक्रोम की बात करता हूं तो मैंने आपको कल बताया था निकेल और क्रोमियम से बना है नाइक्रोम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। टंगस्टन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये लगभग 1700 के आसपास सेल्सियस है, और ये कितना है 3400 सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टंगस्टन के बारे में। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, क्या है इसमें, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ हैं और तत्व, और जो उनके तत्व हैं वो हैं, इनको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है, इनको सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं, जो डायमंड होता है वो कार्बन से बनता है, बिल्कुल सही बात है। जो बालू है वो सिलिका के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। जो माणिक है वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। और जो मार्बल है वो कैल्शियम से रिलेटेड है, ठीक है। माणिक जो होता है, रूबी, माणिक्य, वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तब रूबी बनता है। डायमंड कार्बन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तब डायमंड बनता है। सैंड
सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। तो ये सारे, और मार्बल कैल्शियम से बनता है। तो क्या हो गया, 4 1 2 एंड 3, 4 1 2 3, 4 1 4 1 4 1 1 2 3, ठीक है। Which one of the following statement is not true regarding the propagation of sound wave? अब ध्वनि तरंग के संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? ध्वनि तरंग के बारे में। साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स एंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यांत्रिक तरंगे हैं, संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे। साउंड वेव्स इन एयर और गैस आर पोलराइज्ड, ठीक है। सत्य नहीं बताना है, तो ये वाली बात तो एकदम सही है, क्योंकि एक माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए वैक्यूम में वॉइस क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, हमको फोन्स लगाने पड़ जाते हैं, हेडफोन्स वगैरह लगाने लग जाते हैं। कहाँ? वैक्यूम में बात करने के लिए, अंतरिक्ष में बात करने के लिए हम यही करते हैं। साउंड वेव इन एयर और गैस आर पोलराइज्ड, ध्रुवीकृत। गैस, वायु या गैस में ध्वनि तरंग ध्रुवीकृत हो जाती हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा स्टील में है। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा बी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर सेमीकंडक्टर? जर्मेनियम और सिलिकॉन, 1 एंड 5। बाकी का ये सब नहीं है। अर्धचालक, इसमें से कुछ क्या है? जैसे एल्यूमिनियम तो चालक है। लेड की बात करें तो लेड क्या है? कुचालक है, मतलब कि ये क्या है? नॉन कंडक्टर है, ठीक है। सिल्वर तो गुड कंडक्टर है। प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है। तो केवल 1 एंड 5 है। कंबाइन द फॉलोइंग लिस्ट, कंबाइन करते हैं भाई। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, गुर्दा मतलब किडनी, और पैंक्रियास। अब पूछ रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन किससे रिलेटेड है? अग्नाशय से, पैंक्रियास से। डी, डी का 1 हो गया, ठीक है। डी का क्या हो गया? 1 हो गया, और डी यहाँ 1 तीनों में दिया हुआ है। किडनी की बात करें तो क्या करता है किडनी? किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है, बिल्कुल सही है, 2। सेकंड वाला 2 हो गया। तो यहाँ से तो सीधे पता चल गया कि ये डी वाला ही है, लेकिन और देख लेते हैं। जब जब हम गाल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये क्या करता है? स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, उसको पित्त का संग्रहण करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पाचन के लिए एंजाइम से रिलेटेड है, ठीक है। पाचन के लिए एंजाइम से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। जो एक्सोक्राइन है वो किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। वो ब्लड से रिलेटेड है जो हार्मोन्स देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें इसको। डी वाला यहाँ पे हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जेनेटिक्स, अनुवांशिक के संदर्भ में। जो डीएनए है ये क्या है? इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें दो वो पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये डीएनए का है। अगर आरएनए होता तो केवल एक होता है, ठीक है। ये आरएनए है, ये क्या है? ये डीएनए है, डीएनए है, इसमें डबल स्ट्रैंड ही पाया जाता है, सही है। थाइमिन इज प्रेजेंट एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए। जो थाइमीन है वो किस में पाया जाता है? देखिए, आरएनए में नहीं, आरएनए में तो आरएनए में तो AgCu ही पाया जाता है, AgCu ही पाया जाता है, ठीक है। एडनिन एडनिन पाया जाता है। फिर कौन सा? गुआनिन पाया जाता है। फिर गुआनिन है। फिर कौन सा है? साइटोसिन है और यूरेसिल है। और थाइमिन कहाँ पाया जाता है? थाइमिन इसमें पाया जाता है। AgCT इसमें पाया जाता है, AgCT इसमें पाया जाता है, और AgCu उसमें पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, थाइमिन जो होता है वो डीएनए में मिलता है, और जो यूरेसिल है वो आरएनए में मिलता है। तो ये वाला गलत हो गया, ए वाला सही हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ गिबरेलिन, मतलब जिब्रेलिन इन सीड जर्मिनेशन? क्या करता है? देखिए, ये करता है स्टार्च को शर्करा में बदलने का वाला एक एंजाइम जो है, जिसको सक्रिय कर देता है। कौन? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक्टिवेटिंग एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मायोपिया। अब मायोपिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, मायोपिया वैसे तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मायोपिया अकर व्हेन द लेंथ ऑफ आई बॉल इज शॉर्ट। नहीं, शॉर्ट नहीं होती, बढ़ जाती है, कम नहीं होती, गलत है।
A concave lens is used for concave lens is used for treatment of नियर साइटनेस। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष है इसके लिए अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर वो फार साइटनेस होता तो क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और कॉनकेव कहने का मतलब क्या है, केव जैसा बन जाना, उसी को केव जैसा जब बन जाता है उसी को कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला सही है। वट इज द कॉमन नेम ऑफ द बोन दैट कनेक्ट द शोल्डर टू द स्टर्नम इन द ह्यूमन बॉडी? इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल। क्लेविकल कहते हैं। फायर ब्लाइट is a disease caused by the bacterium Erwinia evelovera. Which plant is mainly affected by the disease? कौन सा mainly क्या है affected होता है इस disease से? आइए देखते हैं। अग्निदोष जो होता है एक रोग है, ये विशेष रूप से इर्विनिया एमाइलोवरा नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। यह रोग मुख्य रूप से किन पौधों को प्रभावित करता है? देखिए, ये क्या होता है, ये नागफनी में भी हो सकता है, नाशपाती में भी हो सकता है, ब्लैकबेरी में हो सकता है, मतलब सब में हो सकता है। ये कौन सा? फायर ब्लाइट। ठीक है, ये जो फायर ब्लाइट है मतलब अग्निदोष जो है, ये सब में हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे सिल्वर के कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनके यूज दिए हुए हैं। सिल्वर आयोडाइड आप सभी को पता है कि क्लाउड सीडिंग के लिए ज़रूरी होता है 3। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, वो एंटीसेप्टिक या स्याही मतलब इंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रोमाइड जो होता है, ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ करते हैं? ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में। और सिल्वर सल्फाइड किससे रिलेटेड होता है? आपने देखा होगा कि जो चांदी की वस्तुएं होती हैं वो संपर्क में क्या होती हैं, सिल्वर आयोडाइड सॉरी सिल्वर ऑक्साइड बना लेती हैं, ऑक्साइड के संपर्क में आने की वजह से काली पड़ जाती हैं। तो ये 4 होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड 3214, 3214 ए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि कोई समस्या है इसमें या आपको कुछ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। और बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि सुधार कहाँ करना है। बाकी की आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब कुछ घंटे ही शेष हैं, जब क्या होने वाला है, अब नया साल फिर आने वाला है हमारे जीवन में। हम लोग एक तरीके से बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि हम अगला समय अभी हम जान रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी दूर चला गया है या कुछ दूर चला गया है और हमको तैयारी करने का बहुत मौका मिल गया है। तो हम ये 1 महीना 15 दिन अच्छे से पढ़ें एईडीओ के लिए और एसआई के लिए लगातार प्रयास करते रहें, जिससे क्या हो कि हमारा एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो सके। तो इससे ज़्यादा हमारी तरफ से कोई भी मदद अगर आपको चाहिए होगी तो आप बताइएगा, बिल्कुल। आप क्या आप कोई मैराथन चाहते हैं या कोई और चीज़ चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन साथ में आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से रखें, क्योंकि टीचर्स या फिर कोई एक गाइड करने वाले के साथ साथ सामने जिसको गाइड होना है या कोई जो स्टूडेंट है उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपकी मेहनत में कमी रहेगी तो आप चीज़ों को पढ़ने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप मेहनत करते रहें, बाकी सफलता तो 100% मिलनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है, तो मतलब कल आएगा तो कल की बात करेंगे, लेकिन मैंने पहले कह दिया है आपको। ठीक है, चलिए, नमस्कार।